एक भी युद्ध न हारने वाले अजेय सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त व दत्त देवी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। हालांकि बाद में कुछ ऐसे तथ्य प्रकाश में आए हैं जिनसे लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक बड़ा भाई रामगुप्त भी था और समुद्रगुप्त के बाद वही गद्दी पर बैठा था। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने इन्हीं तथ्यों के इर्द गिर्द एक नाटक ध्रुव स्वामिनी लिखा है। नाटक के अनुसार समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त व चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता था। समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को ही उत्तराधिकारी चुना था, किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद महामंत्री शिखर स्वामी बड़े भाई की दुहाई देकर छल पूर्वक रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा देता है और ध्रुव स्वामिनी का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामगुप्त से करा दिया जाता है। रामगुप्त नपुंसक व कायर था और भोग विलास में लिप्त रहता था, जिसका फायदा उठाकर शकराज राज्य को घेर लेता है और संधि की शर्तों में ध्रुव स्वामिनी को मांगता है। ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती है, बड़ी मिन्नतें करती है, किंतु कायर रामगुप्त नहीं मानता है। जब स्वाभिमानी व वीर चंद्रगुप्त को यह बात पता चलती है तो वह ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण कर शकराज के शिविर में जाकर उसका वध कर देता है। इस कृत्य से चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है और रामगुप्त अपमानित व निंदित होता चला जाता है। लोग उसे क्लीव कायर कहते हैं और राज्य सिंहासन के योग्य नहीं मानते हैं। ध्रुव स्वामिनी सारी सभा के समक्ष अपने अकाट्य तर्कों द्वारा रामगुप्त के राक्षस विवाह से मुक्ति पा लेती है। पुरोहित भी उसे चंद्रगुप्त की पत्नी व महारानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हताश रामगुप्त चंद्रगुप्त पर पीछे से प्रहार करता है। तभी सामंत कुमार प्रहार कर रामगुप्त का वध कर देता है। इसी के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। कई साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख व मुद्राएं कुछ इसी तरह की कहानी की ओर संकेत करते हैं। इस घटना का सर्वप्रथम उल्लेख विशाखदत्त के संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। यह नाटक अपने मूल रूप में तो नहीं मिलता, किंतु इसके कुछ अंश नाट्य दर्पण में उद्धरण के रूप में मिलते हैं। हर्षचरित में बाण भट्ट ने भी इसी घटना की चर्चा करते हुए लिखा है कि अरिपुर में पर स्त्री कामुक शक्पति की स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त ने हत्या कर दी। कुछ ऐसा ही उल्लेख राजशेखर की काव्य मीमांसा में है। इसमें रामगुप्त को शर्मगुप्त व शकाधिपति को खसाधिपति कहा गया है। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष प्रथम का संजन लेख व राष्ट्रकूट गोविंद चतुर्थ के समय के काम्बे व संगली लेख भी इसी कहानी की ओर इशारा करते हैं। काम्बे व संगली लेखों में साहसांक की उपाधि धारण करने वाले गोविंद चतुर्थ की तुलना किसी दूसरे साहसांक राजा से कर उसके बारे में यही सब कहा गया है। यह दूसरा साहसांक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। मध्य प्रदेश के विदिशा व एरण से कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं, जिसमें एक राजा का नाम रामगुप्त मिला है, किंतु कई विद्वान इसे गुप्तवंशी सम्राट न मानकर कोई स्थानीय शासक मानते हैं। उनका तर्क है कि गुप्त वंश के पतन के बाद कई स्थानीय शासकों ने गुप्तकालीन नकलची तांबे के सिक्के जारी किए थे। यह उनमें से एक हो सकता है और गुप्त काल के शासकों को सोने के सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है, जबकि रामगुप्त का एक भी सोने का सिक्का नहीं मिला है। विदिशा के पास ही स्थित दुर्जनपुर नामक स्थान से 8वें जैन तीर्थंकर चंद्रप्रभा की 2 मूर्तियां व 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत की एक मूर्ति मिली है, जिन पर लिखे लेख में राजा का नाम महाराजाधिराज रामगुप्त मिला है। कुछ विद्वान इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई रामगुप्त से करते हैं और इस आधार पर उसे जैन मतावलंबी बताते हैं और तर्क देते हैं कि यही उसके सैनिक दृष्टि से निर्बल होने का कारण रहा होगा। हालांकि कई इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं और मूर्ति पर मिले इन लेखों को बाद की अवधि का बताते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार गुप्त लेखों में रामगुप्त का कोई उल्लेख नहीं है, न ही उसके कोई सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं, न ही कोई अभिलेख। गुप्त लेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को तत्परिग्रहित कहा गया है, जिसका संदर्भ पिता द्वारा उत्तराधिकारी चुनने से है। अतः उनके अनुसार रामगुप्त जैसा कोई शासक कभी हुआ ही नहीं।
इस तरह रामगुप्त की ऐतिहासिकता को लेकर विद्वानों में गहरे मतभेद हैं। जो भी हो, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बना। उसके राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी इन महत्वपूर्ण अभिलेखों से मिलती है। ये हैं मथुरा स्तंभलेख एवं शिलालेख, गढ़वा अभिलेख, उदयगिरी गुहा अभिलेख और सांची से प्राप्त अभिलेख। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक कुएं के पास से चंद्रगुप्त द्वितीय का संस्कृत गुप्त लिपि में लिखा हुआ एक स्तंभ लेख मिला है। इस स्तंभ लेख को एक एंटिक वस्तुओं के डीलर ने अपने घर पर रख लिया था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने इसे जब्त कर मथुरा संग्रहालय में पहुंचाया। इस स्तंभ पर एक नग्न मूर्ति बनी है जो संभवतः पाशुपत शैव संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाने वाले लकुलीश की है। इस स्तंभ पर लिखे हुए लेख में 2 शैव गुरुओं उपमिता व कपिला का उल्लेख आया है। इस स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम ज्ञात तिथि गुप्त संवत 61 अर्थात 380 ईस्वी है। यह स्तंभ लेख उसके शासनकाल के 5वें वर्ष का है। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी में अपना शासन प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र व नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल की पहली तिथि गुप्त संवत 96 अर्थात 415 ईस्वी है। यह उसके बिलसद अभिलेख में अंकित है। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देव था। उसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि कहा गया है। महाराजाधिराज, परम भट्टारक, विक्रमादित्य, विक्रमांक, नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र सिंह, श्री विक्रम, अजीत विक्रम, परम भागवत इत्यादि उनकी उपाधियां थीं। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के समान ही कूटनीतिज्ञ व दूरदर्शी था। उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। चंद्रगुप्त का विवाह नागवंशी कुबेर नागा व ध्रुव देवी से हुआ। ध्रुव देवी संभवतः ध्रुव स्वामिनी ही थी, जो पहले रामगुप्त की पत्नी थी। हालांकि जो इतिहासकार रामगुप्त की ऐतिहासिकता को नहीं मानते हैं, वे इन्हें अलग अलग व्यक्ति बताते हैं। चंद्रगुप्त व कुबेर नागा से एक कन्या प्रभावती गुप्ता उत्पन्न हुई। पूना ताम्रपत्र में प्रभावती ने अपनी मां को नागकुल संभूता नागकुल में उत्पन्न हुआ कहा है। नागवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था, जिसने कुषाणों को मिटाने में गुप्तों का सहयोग किया था। चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न 2 पुत्र कुमारगुप्त प्रथम व गोविंद गुप्त थे। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर शक्तिशाली वाकाटकों का सहयोग प्राप्त किया। विवाह के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, जिससे प्रभावती वाकाटक राज्य की संरक्षिका बन गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पुत्र अभी बच्चे थे। अपने पिता की तरह चंद्रगुप्त द्वितीय का भी उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। चंद्रगुप्त ने शकों पर आक्रमण कर दिया। शक उस समय काठियावाड़ व गुजरात के अन्य भागों पर शासन करते थे। वाकाटक रानी प्रभावती ने इस युद्ध में अपने पिता का भरपूर साथ दिया। गुप्तों व वाकाटकों ने मिलकर शकों का उन्मूलन कर डाला। शक राजा रुद्रसिंह तृतीय मारा गया और इसके साथ ही 3 शताब्दियों से भी अधिक समय के शासन के बाद पश्चिमी क्षत्रपों के वंश का अंत हो गया। परिणाम स्वरूप पश्चिमी भारत से विदेशी आधिपत्य की समाप्ति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक विजय की सूचना देने वाले 3 अभिलेख पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं, 2 उदयगिरी गुफाओं में और 1 सांची से। इन लेखों से मालव प्रदेश में चंद्रगुप्त द्वितीय की दीर्घकालीन उपस्थिति की सूचना मिलती है, जिसका उद्देश्य संभवतः शकों का उन्मूलन करना था। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के ऐसे चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो चंद्रगुप्त ने पुनर्टंकित करवाए थे। चंद्रगुप्त की सिंह निहंता प्रकार की मुद्राएं भी उसकी काठियावाड़ गुजरात विजय का प्रमाण है, क्योंकि यहाँ सिंह बड़ी संख्या में पाए जाते थे। शक विजय से चंद्रगुप्त का परचम दूर दूर तक फैला और उसे शकों का अंत करने वाला शकारी कहा जाने लगा। संभवतः इसी जीत पर चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
विक्रमादित्य शब्द विक्रम व आदित्य के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सूर्य के समान पराक्रमी। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कई राजा हुए हैं। अंतिम बार विक्रमादित्य की उपाधि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक हेमू ने धारण की थी। हेमू ने अकबर के विरुद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य ने की थी। किंतु यह विक्रमादित्य कौन था? विक्रम संवत शुरू करने का श्रेय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को दिया जाता है, किंतु ज़्यादातर इतिहासकार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को एक काल्पनिक पौराणिक राजा मानते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल साहित्यों, पुराणों, किस्से व कहानियों में ही इनका जिक्र मिलता है। हालांकि साहित्य भी समाज का दर्पण होता है, और यदि उसमें सत्य का पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत अंश तो होता ही है। हो सकता है उनके बारे में जो बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी गई हैं वो ठीक ना हो, लेकिन संभव है कि वे रहे हों। जैन कथा के अनुसार राजा गर्दभिल अथवा गंधर्व सेन ने एक जैन साधु कालकाचार्य की बहन का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था। तब कालकाचार्य ने अपनी बहन को वापस पाने के लिए शकों से सहायता मांगी। शकों ने गर्दभिल को बंदी बना उसे कालकाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। बाद में गर्दभिल को छोड़ दिया गया। वह जंगल में रहने लगा, जहां एक बाघ ने उसे मार डाला। उसके पुत्र विक्रमादित्य को जंगल में ही पाला पोसा गया। बाद में विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया और इस उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की। जैन कथाएं एक दूसरे पौराणिक राजा शालिवाहन को भी विक्रमादित्य के साथ जोड़ती हैं। जैसे विक्रम संवत विक्रमादित्य से जुड़ा है, वैसे शक संवत शालिवाहन से जुड़ा है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि शालिवाहन ने विक्रमादित्य को हराकर उसकी हत्या कर दी थी और इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। ऐतिहासिक तौर पर यह संभव नहीं है, क्योंकि विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व व शक संवत 78 ईस्वी में 135 सालों का अंतर है। अतः ये दोनों राजा एक समय में नहीं हो सकते हैं। ज़्यादातर आधुनिक इतिहासकार शक संवत का श्रेय शक राजा चष्टन को देते हैं। भविष्य पुराण में शालिवाहन को विक्रमादित्य का पोता बताया गया है। क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकार विक्रमादित्य को काल्पनिक राजा मानते हैं, अतः वे उनसे जुड़े किस्से कहानियों को अन्य राजाओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कोई उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ता है, तो कोई स्कंदगुप्त से, तो कोई अलौकिक वंश के यशोधर्मन से या किसी अन्य राजा से। कई इतिहासकार विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ फिट करते हैं। उनका मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की अति प्रसिद्धि ने उनके इर्द गिर्द विक्रमादित्य की कहानियों को रच दिया होगा। 9वीं शताब्दी से पहले के लेखों में विक्रम संवत का नाम कृत, मालवा जनजाति का युग या केवल संवत मिलता है। भंडारकर का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद इस संवत का नाम बदलकर विक्रम संवत हो गया होगा। जो भी हो, यह सभी संभावनाएं ही हैं, कुछ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों पर विजय से गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अरब सागर तक हो गया, जिससे अरब सागर के बंदरगाहों जैसे काम्बे, भड़ौच इत्यादि तक गुप्तों की पहुंच हो गई। पूर्वी बंगाल के उत्तम सूती वस्त्र, पश्चिम बंगाल का रेशम, बिहार का नील, दक्षिण भारत के मसाले, मोती, मणि, हाथी दांत आदि पश्चिम बंदरगाहों से निर्यात किए जाने लगे। रोम के साथ व्यापार द्वारा भारत को बड़ी मात्रा में सोना मिला, जिससे देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इस समय उज्जैन एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा और संभवतः चंद्रगुप्त ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रांगण में यह करीब 7 मीटर ऊंचा व 6 टन वजनी लौह स्तंभ है। खंभे के ऊपर पहले संभवतः गरुड़ की मूर्ति थी, जो खो चुकी है। शुद्ध स्टील की गुणवत्ता के बने इस स्तंभ में लोहे की मात्रा करीब 98% व कार्बन की मात्रा बहुत कम है। ASI के चीफ केमिस्ट बीबी लाल का कहना है कि इसे 20 से 30 किलो के गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, परंतु आश्चर्य की बात है कि इसमें एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता है। हजारों साल से यह स्तंभ खुले आकाश में जंग रहित खड़ा है। खंभे के ऊपर ऑक्साइड की पतली परत
फास्फोरस की अधिक मात्रा व सल्फर व मैग्नीज की कम मात्रा भी इसकी जंगरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह प्राचीन भारत की मेटलर्जी में उत्कृष्टता का अद्भुत उदाहरण है। इस स्तंभ पर संस्कृत गुप्त ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा है। असल में गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से बनी थी, इसलिए इसे गुप्त ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। इसी से आगे चलकर देवनागरी, गुरुमुखी आदि लिपियां बनी थीं। इस स्तंभ लेख में किसी चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोकों में किया गया है। इसका अनुवाद सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसका सारांश कुछ ऐसा है। चंद्र ने बंगाल के युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था। उसने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर युद्ध में वाहिलकों को परास्त किया था। उसके प्रताप की सौरभ से दक्षिण का समुद्र तट अभी भी सुवासित हो रहा था। भगवान विष्णु के प्रति महती श्रद्धा के कारण विष्णुपद पर्वत पर उसने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। यह लेख चंद्र राजा की मृत्यु के बाद का है। यह चंद्र राजा कौन था, इसे लेकर भी गहरे मतभेद हैं। कई राजाओं से इसे जोड़ा जाता है। कुछ इसे चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ते हैं, किंतु वह वैष्णव नहीं थे और अंतकाल में जैन हो गए थे। यह लेख भी गुप्तकालीन संस्कृत में है। फ्लीट आयंगर जैसे इतिहासकार चंद्र को चंद्रगुप्त प्रथम बताते हैं, किंतु चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य बहुत सीमित था। बंगाल व दक्षिण में उसका कोई प्रभाव नहीं था। कुछ चंद्र को समुद्रगुप्त बताते हैं। यह भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस लेख में समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि यह लेख मरणोपरांत है। दूसरी बात यह है कि समुद्रगुप्त का नाम चंद्र रहा हो, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। इस लेख के चंद्र की विशेषताएं सबसे अधिक चंद्रगुप्त द्वितीय से ही मेल खाती हैं। ऐसा संभव है कि चंद्रगुप्त ने बंगाल के किसी संघ को पराजित किया हो। लेख में वाहिल्क का तात्पर्य बाद के कुषाणों से है, जो गुप्तों के समय पंजाब में निवास करते थे। चंद्रगुप्त ने शकों को हराने के बाद पंजाब में जाकर कुषाणों को भी परास्त किया होगा, जिसे वाहिल्क विजय की संज्ञा दी गई है। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र महेंद्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदंब वंश में किया था, जो कुंतल कर्नाटक में शासन करते थे। श्रृंगार प्रकाश के अनुसार एक बार चंद्रगुप्त ने महाकवि कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। वापस आकर कालिदास ने सम्राट को बताया कि कुंतल नरेश अपने शासन का भार आपके ऊपर ही डाल भोग विलास में लिप्त हैं। इस तरह चंद्रगुप्त की ख्याति दक्षिण के समुद्र तट तक सुवासित हो रही थी। चंद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले वैष्णव भी थे। उनकी कुछ मुद्राओं में केवल चंद्र नाम भी मिलता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने पिता की स्मृति में मेहरौली स्तंभ लेख को उत्कीर्णित करवाया होगा। यह स्तंभ हमेशा से यहीं था या कहीं और से किसी ने लाकर इसे यहाँ स्थापित किया था, इस बात को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पहले यह मथुरा में था। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार ढिल्लिकापुरी अर्थात दिल्ली की स्थापना करने वाले अनंगपाल द्वितीय इसे दिल्ली लाए। दरअसल इस स्तंभ पर एक छोटा लेख और मिला है, जो 1052 ईस्वी का है और अनंगपाल से संबंधित है। इसी आधार पर कनिंघम ने अनंगपाल को इसका श्रेय दिया है। मीरा दास व बाल सुब्रमण्यम जैसे विद्वानों का मत है कि मूल रूप से यह स्तंभ उदयगिरी गुफाओं के पास था। इस पक्ष में मुख्य बात यह है कि गुप्त काल में यह क्षेत्र चंद्रगुप्त व विष्णु पूजा से निकटता से जुड़ा था और उस समय मध्य भारत खनन व लोहे के काम के लिए भी जाना जाता था। उदयगिरी गुफाओं से गुप्त काल की भगवान विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा व अन्य मूर्तियां व चंद्रगुप्त द्वितीय के शिलालेख भी मिले हैं। इनमें से एक लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत सनकानीक महाराज का है। दूसरा लेख चंद्रगुप्त के सांधी विग्रहिक वीरसेन का है, जिसे साबा के नाम से भी जाना जाता था। इस लेख में वह स्वयं को पाटलिपुत्र का निवासी व एक कवि बताता है, जिसे तर्क, कानून व व्याकरण का ज्ञान था और जो पूरी दुनिया को जीतने के इच्छुक अपने राजा के साथ यहाँ आया था और भगवान शंभु अर्थात शिव को समर्पित इस गुफा का निर्माण कराया था।
कुछ विद्वानों के अनुसार वीरसेन के इस लेख व मेहरौली लौह स्तंभ लेख में कुछ समानताएं हैं। उनका मानना है कि लौह स्तंभ पर लिखे लेख को भी वीरसेन ने रचा था और पहले उदयगिरी को विष्णुपदगिरी के नाम से ही जाना जाता था। 11वीं शताब्दी में सूर्य के उपासक परमार राजा उदयादित्य ने विष्णुगिरी का नाम बदलकर उदयगिरी कर दिया होगा और बाद में जब इल्तुतमिश ने विदिशा पर आक्रमण किया था तो वह लौह स्तंभ को लेकर दिल्ली चला गया होगा। इस लौह स्तंभ पर तोप दागे जाने का निशान भी मिला है। ऐसा लगता है इसे गिराने के लिए नज़दीक से इस पर गोला दागा गया था। इतिहासकारों का मानना है कि 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने इसे गिराने का प्रयास किया होगा, क्योंकि उसे एक कथाकथित मस्जिद के प्रांगण में हिंदू स्मारक का होना ठीक न लगा होगा। हालांकि गोला दागने से जब मस्जिद के अन्य क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा होगा तो इस तबाही को रोक दिया गया होगा। इस तरह अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक सुविस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उसके राज्य में गुप्त साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। इसका विस्तार उत्तर में हिमालय की घाटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी व पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक था और उसका प्रभाव दक्षिण तक फैला था। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। उसका 40 वर्ष का शासन शांति, सुव्यवस्था एवं समृद्धि का काल था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आया था। उसने भारत में रहकर कई स्थानों का भ्रमण किया। उसकी यात्रा बौद्ध धर्म को समर्पित एक तीर्थ यात्रा थी। शायद इसी कारण वह अपने यात्रा विवरण अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम में तत्कालीन सम्राट का कहीं नाम तक नहीं लेता है, किंतु फिर भी उसके यात्रा वृतांत से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन व व्यवस्था संबंधी कई सूचनाएं प्राप्त होती हैं। वह लिखता है, प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी तथा लोग परस्पर सौहार्दपूर्वक रहते थे। दंड विधान मृदु थे, तथापि अपराध बहुत कम होते थे। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। बार बार राजद्रोह के अपराध में केवल दायां हाथ काट लिया जाता था। सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित था। राज्य में बहुत कम कर लगते थे। जो लोग राजकीय भूमि पर खेती करते उन्हें अपनी उपज का एक भाग कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। संपूर्ण देश में लोग ना तो किसी जीवित प्राणी की हत्या करते, न ही मांस, मदिरा, प्याज व लहसुन का सेवन करते। केवल चांडाल इसके अपवाद थे, जो समाज में बहिष्कृत समझे जाते थे। बाजार में बूचड़खाने व मदिरालय नहीं थे। क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता था। महाकवि कालिदास ने भी इसी सुव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए लिखा था। जिस समय वह राजा शासन कर रहा था, उपवनों में मद पीकर सोती हुई सुंदरियों के वस्त्रों को वायु तक स्पर्श नहीं कर सकती थी, तो फिर उनके आभूषणों को चुराने का साहस कौन कर सकता था। गुप्त साम्राज्य में सम्राट राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के एक मंत्री शिखर स्वामी को कुमारामात्य कहा गया है। उसका सांधी विग्रहिक वीरसेन था और सेनापति आम्रकार्दव। साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था। शासन की प्रांतीय इकाई देश या भुक्ति कहलाती थी। प्रांतों के मुख्य अधिकारी उपरिक कहे जाते थे। प्रांतों का विभाजन अनेक जिलों में था। जिलों को विषय कहा जाता था। इसका प्रधान अधिकारी विषयपति होता था। प्रमुख नगरों का प्रबंध नगर पालिकाएं चलाती थी। नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। कुछ अन्य शासकीय अधिकारियों में बलाधिकृत सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी था। भटाश्वपति अश्वसेना का प्रधान था। महाप्रतिहार मुख्य दौवारिक था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी था। रणभांडागाराधिकृत सैनिक साजो सामान को सुरक्षित करने वाला प्रधान अधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक का कार्य कानून व व्यवस्था की स्थापना करना था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने पिता के समान कई प्रकार के सिक्के चलवाए। उन्होंने सोने के साथ साथ रजत अर्थात चांदी व ताम्र अर्थात तांबे की मुद्राएं भी चलवाई।
ऐसा माना जाता है कि गुप्तों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की चांदी के सिक्कों के मुख भाग पर राजा की आकृति व पिछले भाग पर गरुड़ की आकृति मिलती है। तांबे के सिक्के भी कई प्रकार के हैं, जिनमें श्री विक्रम, श्री चंद्र, चंद्रगुप्त इत्यादि उत्कीर्ण हैं। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार व चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। फाहियान के अनुसार जनता द्वारा सामान्य लेन देन कौड़ियों में किया जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय की स्वर्ण मुद्राएं इस प्रकार हैं। धनुर्धारी प्रकार। इस तरह के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक मिलती है। मुख भाग पर धनुष बाण लिए राजा की मूर्ति, गरुड़ ध्वज व मुद्रा लेख देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। पिछले भाग पर मां लक्ष्मी के साथ साथ राजा की उपाधि श्री विक्रम उत्कीर्ण है। छत्रधारी प्रकार। इसके अंतर्गत मुख्यतः दो तरह के सिक्के मिलते हैं। मुख भाग पर आहुति डालते हुए राजा खड़ा है, पिछले भाग पर कमल पर मां लक्ष्मी है। मुद्रा लेख विक्रमादित्य उत्कीर्ण है। पर्यंक प्रकार। इस तरह के बहुत कम सिक्के मिले हैं। मुख भाग पर राजा पलंग पर बैठा है, एक हाथ में कमल है, पिछले भाग पर मां लक्ष्मी व मुद्रा लेख श्री विक्रमः उत्कीर्ण है। सिंह निहंता प्रकार। मुख भाग पर सिंह को मारते राजा की आकृति है, पीछे सिंह पर बैठी देवी दुर्गा है। मुद्रा लेख सिंह विक्रमः अंकित है। इन सिक्कों से चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों पर विजय भी सूचित होती है। अश्वारोही प्रकार। मुख भाग पर घोड़े पर सवार राजा व मुद्रा लेख परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तः अंकित है। पीछे बैठी हुई देवी के साथ साथ अजित विक्रमः अंकित है। गुप्त काल में सुशासन के अलावा धर्म, दर्शन, ज्योतिष, खगोल, साहित्य व कलाओं की भी उन्नति हुई। यही कारण है कि गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अनुश्रुतियों के अनुसार विक्रमादित्य की सभा 9 रत्नों से सुशोभित थी, जिसमें सबसे प्रमुख राष्ट्रकवि माने जाने वाले महाकवि कालिदास थे। कालिदास की प्रथम रचना खंड काव्य ऋतु संहार है, जिसमें 6 सर्गों में ग्रीष्म से बसंत तक की 6 ऋतुओं का वर्णन है। कुछ विद्वान इसे कालिदास की रचना मानने में संदेह व्यक्त करते हैं। जे नोबेल व संस्कृत विद्वान A.B. कीथ ने अपने लेखों में ऋतु संहार को कालिदास की प्रथम रचना सिद्ध किया है। कालिदास के दूसरे खंड काव्य में मेघदूतम में यक्ष व उसकी प्रियतमा का वियोग वर्णन है। महाकाव्य कुमार संभवम में प्रकृति चित्रण व शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा है। महाकाव्य रघुवंशम में 19 सर्गों में रघुकुल में उत्पन्न हुए 29 राजाओं का वर्णन है। इसमें सबसे पहले रघुवंशी राजा दिलीप, राजा दशरथ, श्री राम इत्यादि का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कुल का अंत अंतिम राजा अग्निवर्ण की अति विलासिता के कारण हुआ था। कालिदास का प्रथम नाटक माना जाने वाला मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक मालविका व अग्निमित्र की प्रणय कथा है। नाटक विक्रमो वर्षीयम अप्सरा उर्वशी व पुरुरवा की प्रणय कथा है। अति प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रणय, वियोग व पुनर्मिलन की कथा है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित यह प्रथम भारतीय ग्रंथ है। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, हालांकि यह कहना कतई उचित नहीं है। इस तुलना की कोई ज़रूरत नहीं लगती, और अगर किसी को फिर भी करना है तो कालखंड के हिसाब से शेक्सपियर को ब्रिटेन का कालिदास कहना चाहिए। चंद्रगुप्त के अन्य रत्नों में बेताल भट्ट जादूगर माने जाते हैं। बेताल भट्ट से तात्पर्य भूत प्रेत पिशाच साधना में प्रवीण व्यक्ति से है। संभवतः ये तांत्रिक रहे होंगे। कुछ लोग इन्हें राजा विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का बोध कराने वाली कहानियों से जोड़ते हैं। ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जो बेताल भट्ट को इन कहानियों का रचयिता साबित करता हो। हालांकि ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि पुराने ज़माने में ज़्यादातर कहानियाँ मुँह ज़बानी ही एक दूसरे तक पहुँचती थी और काफ़ी बाद में ये कलमबद्ध की गई। ऐसा माना जाता है कि इन कहानियों का सबसे प्राचीन स्रोत गुड़ाढ़े द्वारा रचित बृहत कथा में था,
बाद में 11वीं शताब्दी में कश्मीर के कवि सोमदेव ने कथा सरित सागर में इन कहानियों का संकलन किया है। अन्य 9 रत्नों में से एक धन्वंतरी एक महान राजवैद्य थे। इतिहास में कई धन्वंतरी हुए हैं। छपड़क एक ज्योतिषी थे। इनके नाम के कारण कुछ इन्हें बौद्ध बताते हैं। जैन ग्रंथों में जैन साधुओं को छपड़क कहा गया है। शंकु वास्तुकार अथवा कवि माने जाते हैं। वरुचि संस्कृत व व्याकरण के विद्वान माने जाते हैं। इस नाम के भी इतिहास में कई व्यक्ति हुए हैं। कुछ इन्हें कात्यायन से भी जोड़ते हैं। घटकर पर कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि कालिदास के साथ रहने से ये कवि बन गए। किंवदंती प्रचलित है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि मुझे यमक व अनुप्रास रचना में पराजित कर देगा उसके घर वे फूटे घड़े से पानी भरेंगे। इसी कारण इनका नाम घटकर पर पड़ गया। अमर सिंह संस्कृत कोशकार थे। संस्कृत का सर्वप्रथम कोश अमर सिंह का नामलिंगानुशासन है। वाराह मिहिर गणितज्ञ व खगोलज्ञ थे। कुछ लोग इनमें से किसी एक को हटाकर हरिशेन को नवरत्नों में जोड़ते हैं। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री थे। अनुश्रुतियों के अनुसार ये सभी विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, किंतु किस विक्रमादित्य के? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के या चंद्रगुप्त द्वितीय के? ज़्यादातर इतिहासकार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को ऐतिहासिक मानते ही नहीं हैं। अतः वे सभी रत्नों को चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ फिट करने का प्रयास करते हैं। किंतु यहाँ भी समस्याएं हैं। ये सभी 9 रत्न समकालीन प्रतीत नहीं होते। 9 रत्नों का उल्लेख करने वाला स्रोत ज्योतिर्विदा भरण है, जो कालिदास की कृति मानी जाती है। हालांकि कई इतिहासकार इसे कालिदास की कृति नहीं मानते हैं और इसे साहित्यिक जालसाजी कहते हैं। अतः यह विवादित है। कुछ कालिदास को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के साथ रखते हैं, तो ज़्यादातर इतिहासकार उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ रखते हैं। वाराह मिहिर भी दोनों राजाओं के कालक्रम के साथ फिट नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन 415 ईस्वी में समाप्त हो गया था, जबकि अधिकांश इतिहासकार वाराह मिहिर का जन्म 505 ईस्वी या उससे थोड़ा पहले मानते हैं। वाराह मिहिर अपने कार्यों में आर्यभट्ट प्रथम का उल्लेख करते हैं, जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। अतः वाराह मिहिर आर्यभट्ट प्रथम के बाद ही रहे होंगे। अन्य रत्नों के संबंध में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। क्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? वाराणसी के दक्षिण पूर्व में स्थित नगवा नाम के ग्राम से एक पत्थर निर्मित घोड़े पर चंद्रगु अंकित मिला है। रत्नाकर ने इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की है और बताया है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। हालांकि इस बात के समर्थन के लिए अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः इस विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक धर्मनिष्ठ वैष्णव थे, किंतु उन्होंने किसी दूसरे मतावलंबियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उनका संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव था। उनका सेनापति आम्रकार्दव बौद्ध था। सांची लेख के अनुसार उसने सांची महाविहार के आर्य संघ को 25 दिनारे व ईश्वरवासक ग्राम दान में दिया था। यह दान प्रतिदिन 5 भिक्षुओं को भोजन कराने व रत्नगृह में दीपक जलाने के लिए दिया गया था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त के शिलालेख से प्रकट होता है कि शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य व कार्तिकेय की पूजा के लिए लोग बिना किसी बाधा के प्रतिमाएं व मंदिर बनवाते थे। प्रजा में भी धार्मिक सहिष्णुता का भाव कूट कूट कर भरा था। कण कण में ईश्वर को मानने वाले सनातनी भला एक दूसरे का विरोध करते ही क्यों? सनातनी हमेशा से सभी भगवानों को एक मानते आए हैं और एक साथ कई भगवानों की पूजा करते आए हैं और आज भी करते हैं। चाहे आप शिव को पूजें या विष्णु को या बुद्ध को या महावीर को या नानक को या सभी को एक साथ पूजें, कोई आपत्ति है ही नहीं। और शायद यही बात केवल एक ईश्वर की पूजा करने वाले अब्राहमिक रिलीजन्स को समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि भला एक व्यक्ति कई अलग अलग भगवान की पूजा कैसे कर सकता है, और अलग अलग भगवानों की पूजा करने वालों में मतभेद होने ही चाहिए।
भारतीय इतिहास में शायद एकाध राजा इसके अपवाद हो सकते हैं, किंतु भारतीय जनसाधारण की सोच ऐसी कभी नहीं रही और ना है।